सुस्वागतम मित्रों, मैं सीमा वारिया, आपकी संस्कृत टीचर, अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना ना भूलिए। मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में संस्कृत वर्णमाला के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से हिंदी में वर्णमाला होती है उसी प्रकार से संस्कृत में भी वर्णमाला होती है। जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हमको उस भाषा के वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसी प्रकार जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में हम सबसे पहले हम वर्णों को सीखते हैं, वर्णमाला सीखते हैं, अ आ ई उ, है ना। इसी प्रकार से संस्कृत में भी वर्णमाला होती है। उसको हम दो प्रकार के वर्ण होते हैं संस्कृत में, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वर एवं व्यंजन। ठीक है, कोई भी भाषा जो होती है उसकी मूल इकाई होती है वर्ण। तो यहाँ जो संस्कृत वर्णमाला है ये भी दो प्रकार के इसमें वर्ण है, स्वर एवं व्यंजन। तो हम यहाँ स्वरों का आज इस कक्षा में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, इनकी संख्या संस्कृत में 13 है। स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? 13, जो इस प्रकार है। यहाँ हमने लिखे हैं स्वर अ, आ, ई, उ, रि, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अह हमने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि उसको हम बाद में लिखेंगे अलग से। लेकिन ये जो स्वर हैं ये कितने हैं? 13 स्वर हैं। ठीक है, इन 13 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। ये स्वर भी 3 भागों में बटे हुए हैं। किस प्रकार से देखते हैं। स्वर 3 भागों में बांटे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, 3 प्रकार के स्वर इसमें प्रयुक्त हैं। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर का अध्ययन करेंगे। तो ह्रस्व स्वर में हम देखते हैं, इसकी पहले हम परिभाषा सीखेंगे। ह्रस्व का मतलब होता है कम या थोड़ा। तो जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है और उच्चारण के समय मुंह भी कम खुलता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, जैसे कि अ, ई, ओ, रि, लृ। ठीक है, आप भी उच्चारण करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करने में हमको कम समय लगता है और हमारा मुंह भी बहुत कम खुलता है। अ, ई, उ, ऋ, लृ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी? 5। 1, 2, 3, 4, 5। अ, ई, उ, ऋ, लृ। ठीक है, अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में हम देखते हैं, दीर्घ नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ यानी कि अधिक, बड़ा। तो जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, दुगना समय जिसमें लगता है और उच्चारण में मुंह भी अधिक खुलता है, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, इनकी संख्या होती है 4। दीर्घ का हम जैसे नाम से ही समझ में हमको आ रहा है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या अधिक। तो जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, दुगना समय लग जाता है। ह्रस्व स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में कम समय लगता है, परंतु जब हम दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं तो इसमें समय थोड़ा अधिक लगता है और हमारा मुंह भी अधिक खुलता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं। ठीक है, इनकी संख्या होती है 4, जैसे कि आ, ई, उ, ऋ। ठीक है, आप भी उच्चारण करेंगे, आ, ई, उ, ऋ। ठीक है, तो ये हो गए दीर्घ स्वर। ठीक है, अब हम देखेंगे संयुक्त स्वर। 2 स्वरों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब ही होता है मिला हुआ। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिला हुआ संयुक्त स्वर कहलाता है। तो 2 स्वरों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4, जैसे कि ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ए, ऐ, ओ, औ ये 4 हो गए। तो ए जो बना है वो अ के साथ ई मिल कर के बना है, छोटी ई से, और अ और बड़ी ई से ऐ बना है। अ और उ से, छोटे उ से ओ बना है। अ और बड़े ओ से मिल कर के औ बना है। ठीक है, तो ये हो गए संयुक्त स्वर, क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बना है। ठीक है, अब एक विशेषता मैंने 4th नंबर पे यहाँ लिखी है। विशेषता आपकी ये है कि हमने जब ये वर्णमाला लिखी है तो यहाँ स्वरों में जैसे हम हिंदी में लिखते हैं आखिरी में अह आता है, लेकिन हमने यहाँ पर अह नहीं लिखा। तो ये जो विशेषता है वो अह की विशेषता है। इस
जो अम और अह जो होते हैं वो दोनों वर्ण कहलाते हैं अयोगवाह। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। इनकी संख्या 2 होती है, सभी जानते हैं। तो अम अह, तो अम को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? अनुस्वार। अनुस्वार कहते हैं किसी शब्द के ऊपर बिंदी लगा दी जाती है, जैसे कमलम, संस्कृत के शब्द है कमलम, तो कमलम ल के ऊपर बिंदी लग गई, यानी कि वो अनुस्वार कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अह को हम विसर्ग कहते हैं। अह जब हम संस्कृत में अनुस्वार विसर्ग का सबसे अधिक प्रयोग होता है, हलंत का सबसे अधिक प्रयोग होता है, तो हम किसी पुल्लिंग शब्द के आगे विसर्ग लगाते हैं, जैसे कि नरह, न रह, तो अह का वहाँ पर प्रयोग हुआ है, वो कहलाता है विसर्ग। ठीक है, आया समझ में? ये हमने आज पढ़ा है स्वर के बारे में, अभी हमने व्यंजन नहीं पढ़ा। ठीक है, आप मेरे अगले वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको आज मेरा ये वीडियो समझ में अच्छा लगा है, आपको ये सब समझ में आया है अच्छे से, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलिए। और बोर्ड क्लास से संबंधित तैयारी हेतु भी, संस्कृत की तैयारी हेतु भी आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।